डिजिटल रनर को अगर थोड़ा और एलोबरेट करें आप, डिजिटल रनर कौन है, कहाँ है, क्या करते हैं? सो डिजिटल रनर्स बेसिकली हमारे पार्टनर्स हैं। जैसे उबर के पास ड्राइवर्स होते हैं, जी। वैसे ही हमारे डिजिटल रनर्स हैं जो पूरे भारत में फैले हुए हैं। ऑफलाइन तो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वही एक जगह है जहां कंट्रोल आपके हाथों में है, वरना ऑनलाइन में आपने अपने आप को गिरवी रख रखा है अमेजोन और फ्लिपकार्ट के पास। भारत में करीबन 700 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एज अ ब्रांड आप किसी से भी बात कर लो, जी। 100 भी टच नहीं किया है एज फार एज डायरेक्ट आउटरीच इज कंसर्न। हाँ, जहाँ डायरेक्ट कंपनी का बंदा ही जा रहा है, कंपनी का रीजनल मैनेजर ही फोकस कर रहा है। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मनोज अडवाणी। मैं आप सबका स्वागत करता हूं वाणी विद अडवाणी के एक और नए एपिसोड में, पावर्ड बाय मंचेक्स। बड़े बड़े ब्रांड्स को भी दिक्कत हो जाती है जब उन्हें अपने ब्रांड को पहुंचाना होता है छोटे छोटे शहरों तक, टियर 2, टियर 3, रूरल एरियाज में या सेमी अर्बन एरियाज में। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है इंदौर का एक स्टार्टअप एनएक्सी, इंडियाज रीच इंजन। आज हम मिलने वाले हैं एनएक्सी के फाउंडर गोविंद अग्रवाल से और जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपने सफर की शुरुआत करी, किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे। चलिए शुरू करते हैं। हाय गोविंद जी, वेलकम टू द पॉडकास्ट। हाय मनोज, नाइस टू बी हियर। गोविंद जी, मैंने जब पहली बार कंपनी का नाम सुना था, एनएक्सी डिजिटल रनर, इंडियाज रीच इंजन, कौन कहाँ पहुँच रहा है, आप मुझे अगर वो थोड़ा बताएं, क्योंकि सुन के यही लगता है कि कुछ डिजिटली कहीं कुछ पहुँच रहा है, बट मतलब नाम सुन के समझ में नहीं आता। बट ऑब्वियस वेबसाइट पे जाओ, रिसर्च करो तो शायद थोड़ी बहुत क्लैरिटी आती है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे और मेरे ऑडियंस को एजुकेट करें इसके बारे में, क्या होता है डिजिटल रनर एंड और कैसे हेल्प करते हैं आप इंडिया को रीच करने में या हमें इंडिया तक रीच करने में। सो इंडियाज रीच इंजन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसमें जी। और रीच का मतलब है आउटरीच बेसिकली। सो अगर आप एक ब्रांड है, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, एक सर्विस है जिसको आप पूरे भारत में ले जाना चाहते हो, हम लॉजिस्टिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल आपकी प्रेजेंस वहां तक कैसे पहुंचेगी, आपका बिजनेस वहां तक कैसे पहुंचेगा, या आप अगर एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और आप कुछ इम्पैक्ट लाना चाहते हैं, वो इम्पैक्ट पूरे भारत तक कैसे पहुंचेगा, उसका सोल्यूशन है हमारे पास। कि हमारे पास ये डिजिटल रनर्स का नेटवर्क है, जिसके लिए हमारे नाम में एनएक्सी डिजिटल रनर्स आता है। वो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। डिजिटल रनर को अगर थोड़ा और एलोबरेट करें आप, डिजिटल रनर कौन है, कहाँ है, क्या करते हैं? ओके, सो डिजिटल रनर्स बेसिकली हमारे पार्टनर्स हैं। जैसे उबर के पास ड्राइवर्स होते हैं, जी, वैसे ही हमारे डिजिटल रनर्स हैं जी, जो पूरे भारत में फैले हुए हैं। पूरे भारत में अगर आप देखें तो हंड्रेड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है, थाउजेंड्स ऑफ तालुकाज हैं, करीबन 6 लाख से ज्यादा विलेजेस हैं। सो ये वहाँ का यूथ है, बॉयज एंड गर्ल्स, जो किसी विलेज में रहता है या तहसील में रहता है या डिस्ट्रिक्ट में रहता है, उसको हमने गिग वर्कर बना दिया है। ओके। सो जैसे आज उबर के ड्राइवर के पास राइड आती है और वो राइड पे चला जाता है, जी, वैसे ही हमने इन सारे यूथ को, और करीबन हमारे पास 40,000 डिजिटल रनर्स हैं पूरे भारत में। वाओ। सो उन्हें हमने गिग वर्कर की तरह हमने बनाया है, जिसमें हम उन्हें ऐप के थ्रू टास्क देते हैं। उन सबके पास हमारी ऐप है जी। जैसे कोई भी एक ऑन डिमांड इकोनॉमी काम करती है एक ऐप के थ्रू, हमारी भी एक ऐप है जो रनर के पास है। उस ऐप पे उसको काम दिखते हैं, वो काम दिखते हैं जो उसके लोकल एरिया के हिसाब से है। उसको 5-10 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, ये हम कोशिश रखते हैं जी। और वो टास्क उसे वहां दिखता है, वो उस टास्क को चूज कर सकता है अगर उसे अच्छा लगता है। जी। जो मोस्ट ऑफ द टाइम आउटरीच का टास्क होता है कि इस ब्रांड के लिए इस शॉप पे जाओ, या कुछ सोशल वर्क है तो सोशल वर्क फिनिश करो। वो टास्क अगर वो करेगा, उसका यहाँ पर क्वालिटी चेक होगा हमारे ऑफिस में, अगर वो सही होगा तो उसे पैसे मिलेंगे। सो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आपके गांव में बैठ के, आपकी तालुका में बैठ के आप पैसे कमा सकते हो। और उसकी वजह से किसी और ब्रांड को फायदा हो रहा होगा, किसी और ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो रहा होगा, तो वो एक विन विन फिनोमिना है। तो डिजिटल रनर एक जीता जागता शख्स है। बिल्कुल है, हाँ। जो अपने गांव, अपने तहसील, अपने छोटे शहर में बैठ के किसी और ब्रांड, किसी और सर्विस के लिए आउटरीच में हेल्प कर रहा है। और अगर मेरी समझ सही है तो जो सुरक्षा प्रोग्राम था उसमें भी आपको इन्हीं डिजिटल रनर्स ने हेल्प करी थी।
वो लास्ट माइल तक पहुंचाने के लिए, हाँ जिसके लिए आपको फेसबुक ने कवर भी किया था। सही है। अगर थोड़ा सा उसके बारे में बात करें कि एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ था जो गवर्नमेंट नहीं कर पा रही थी, जिसके लिए आपके शोल्डर पे टैप किया गया था और आपने वो कर दिखाया था। प्रोजेक्ट सुरक्षा हमारी एनआईसी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है हर एंगल से, बिजनेस वाइज भी, पहले तो सोशल एंगल बहुत ज्यादा बड़ा है वो, बट बिजनेस वाइज भी अच्छा था, उससे ज्यादा टर्नओवर मेरा हुआ नहीं अभी तक। सो बट प्रोजेक्ट सुरक्षा का आइडिया ये था कि अगर आपको याद हो सेकेंड वेव ऑफ कोविड में जी जैसे ही एक तो कोविड के दौरान सब लोग घर बैठे थे और हमारा तो काम था रनर्स, तो हमें तो बहुत इम्पैक्ट आया था क्योंकि हमें तो रन करने के अलावा कुछ आता नहीं था और हमारे रनर्स को घर बिठा दिया गया था, तो हमारा बिजनेस तो चौपट ही था ऑलमोस्ट। सो फर्स्ट वेव तो ऐसे ही निकल गई थी। सेकेंड वेव जब थी तब हमने थोड़ा बहुत काम शुरू किया था, और फिर जब वैक्सीनेशन का टाइम आया, और अगर आपको याद हो कि जब 18+ वाला वैक्सीनेशन शुरू हुआ जी, तो सारा यूथ आपके सारे दर्शक बैठ के ऑनलाइन रात को दिन में कभी भी एक अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए बैठे हुए थे। बॉट्स चालू हो गए थे कि उसके थ्रू अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी, और लोग कहीं भी 40, 50, 60 किलोमीटर जाने को रेडी थे अगर उन्हें अपॉइंटमेंट मिल जाता है जी। ये जो मैड रश शुरू हुआ था वो अगर हम शहर के लोगों के हिसाब से देखें तो हम अपने आप को सेफगार्ड करना चाह रहे थे, बट जब आप 40, 50, 60 किलोमीटर अंदर जाके रूरल एरिया में जाकर उस रूरल व्यक्ति जिसे आपके जैसी डिजिटल स्किल्स नहीं थी जी, उसकी वैक्सीन जो उसके लिए वहां कोटा की तरह यानी उसके कोटे की वहां पहुंची थी, उसको जब आप ले रहे थे तब ये कंसर्न था कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सके। इसके पीछे बहुत रोचक कहानी है कि किसने मुझे आइडिया दिया, वो आपको फेसबुक की डॉक्यूमेंट्री देखनी चाहिए, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यूट्यूब पेज पे जाके आप देख लो जी। और उसमें आपको दिखेगा कि मेरे एक इन्वेस्टर हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं अपने भतीजे को अभी वैक्सीन करवा के आया हूँ और हमें गिल्टी फील हो रहा है कि हम यहाँ गए देवास में और वहाँ पे वैक्सीनेशन करा के आए हैं एंड वी आर नॉट फीलिंग हैप्पी अबाउट इट कि हमने किसी और रूरल व्यक्ति का वैक्सीनेशन चुरा लिया, किसी और का हक मारा है हमने। सो और इसके लिए क्या कर सकते हैं, मैं पैसे लगाता हूँ। हाँ ओके, सो जब उनने ये आइडिया दिया ना तब हमें क्लिक किया कि कोई इसके लिए पैसे देने के लिए तैयार है, और वही तो हम रनर्स की तरह कर सकते थे, हम एक्चुअली गांव वालों को हेल्प कर सकते हैं डिजिटल असिस्टेंस में, वो वैक्सीनेशन बुक करने में, वैक्सीनेशन तक पहुंचने में, वैक्सीन हेसिटेंसी हटाने में, क्योंकि यूपी में काफी जगहों पे तो वैक्सीन हेसिटेंसी चल रहा था, लोग भगा रहे थे वैक्सीन वालों को जी। तो तब हमको क्लिक किया कि यार हम अपने रनर्स को उठाते हैं, उनको बोलते हैं कि आप रूरल एरिया जो उनका इलाका है उसमें जाएं। सबसे पहले तो जो बड़े हैं थोड़े से जो एल्डर सीनियर सिटीजन्स हैं उनका इंश्योर करें, फिर नीचे जाएं। अब 18+ वालों को ना पकड़े, वही तो प्रॉब्लम की जड़ है। तो उनको पहले हेल्प करें कि उनको जो भी उनकी समझ है उस वक्त वैक्सीन की, उसको पहले तो क्लियर करें कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सोल्यूशन है जी। और उनको डिजिटली असिस्ट करें अपॉइंटमेंट बुक करने में, और फिर कोशिश जरूरत पड़े तो वहाँ कैंप करवाएं और फिर इंश्योर करवाएं कि उनको वैक्सीन लग गई है। नाइस। सो लकीली इंडिया का पूरा वैक्सीनेशन डिजिटल था। सो अगर फील्ड पे कोई रनर गया, उसने काम किया और वैक्सीन लग गई तो एक्चुअली हमको एपीआई से पता लग सकता था कि वैक्सीन लग गई है। सो ये एक फुल प्रूफ प्रोजेक्ट बन सकता था कि हमारा रनर पहले किसी को ढूंढेगा, इंश्योर करेगा कि वैक्सीन लग जाए, जितने भी दिन लगे 10, 15 दिन, 20 दिन, इस पूरे प्रोसेस में वो करे। अगर सक्सेसफुल वैक्सीन लगेगी तो हम उसको पैसे देंगे। तो आपने एक साथ 2 से 3 प्रॉब्लम सॉल्व की है। हाँ, एक तो मिसकंसेप्शन था क्योंकि था छोटे शहरों में कि यार मैं वैक्सीन लगाऊंगा कुछ मेरे साथ गलत ना हो जाए। तो आपकी टीम क्योंकि वो उसी शहर का था, उनकी भाषा बोल सकता है, उनकी बातचीत समझता है, तो मिसकंसेप्शन खासकर रूरल एरिया में जी क्योंकि वहां पर आप शहर में नहीं कर रहे थे, सिर्फ रूरल में जी उसका मिसकंसेप्शन दूर कर रहा था। मिसकंसेप्शन दूर करने के बाद उसको वैक्सीन लगाने में तक हेल्प कर रहा था और एटलीस्ट गवर्नमेंट को और आपको आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प कर रहा था कि कहाँ लग रहा है,
कहाँ लगना बाकी है, कहाँ लगना चाहिए? हाँ, गवर्नमेंट ट्रेस कर पा रही थी, दो ये जी। प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट का रोल कम है, जी। एक्सेप्ट परमिट करने का कि हम जी। कर लें काम। जी। बट इसमें सब प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं। इनफैक्ट जो इन्वेस्टर ने फोन किया था उनने बोला था मैं 1 लाख रुपए देता हूँ, तुम शुरू करो कुछ, राइट? सो वो जी। जब टेबल पे पैसा देखा ना, तो फिर वो आपको जोश अलग आ जाता है, राइट? कि यार लाइक इतना कमिटमेंट है यार, एक करेक्ट। इतनी भी क्या गिल्ट फील थी, राइट? Correct. बट उनने कमिट किया। वी वर लाइक अगर ये कमिट कर सकते तो ऐसे और लोग भी कमिट कर सकते हैं, और वही Exactly. पर्पस था कि करते हैं कुछ 1 लाख लोगों को वैक्सीनेशन कराने की कोशिश करते हैं, ऐसा शुरुआत हुआ। जी। और फिर वो ले दे के तो हम 20 लाख लोगों को वैक्सीनेट करवा पाए बाद में। 20 लाख लोग आप लोगों ने वैक्सीनेट किए इस प्रोग्राम के थ्रू। Yeah, so एंड और आपको इसके लिए पैसे भी मिले। You also got paid for it. yeah, we got funded by a lot of investors, especially Crypto Relief Fund. Oh. They invested $1 million. वो एक पूरी कहानी अलग है जी, कि जी, कैसे जी। वो एक ट्वीट से $1 billion ट्रांसफर हुए थे जी। इथेरियम के फाउंडर से। So Crypto Relief became one of major investor. donor in that sense. Invest जी। नहीं कर रहे थे, donate कर रहे थे. And then Give India came in, and then ACT grants came in. Satwa Consulting helped. Lot of people from social world They jumped in. started helping us out in sponsoring it. ये क्या एक मूवमेंट की तरह हो गया Movement कि की भाई तरह हो गया। आप 1 लाख का दे दो, कोई 2 लाख का दे रहा है, कोई 3 लाख लोगों का दे रहा है, करेक्ट। 3 लाख लोगों के वैक्सीनेशन का पैसा दे रहा समझा। है, राइट? सो पर वैक्सीनेशन रनर को कुछ पैसा मिलेगा, ठीक ठाक सा। करेक्ट करेक्ट। सो ये बस हो गया, लाइक मजा आया उसको करने में, और बहुत 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 अच्छा फील होता है जब भी हम प्रोजेक्ट सुरक्षा के बारे में सोचते जी। हैं। आई थिंक सुरक्षा एक ऐसा प्रोग्राम हो गया आपके लिए जहाँ पुण्य भी कमाया, पैसा भी कमाया और इवेंचुअली विजिबिलिटी भी मिली। हाँ, दो मैं हमेशा सोचता हूँ कि पुण्य तो हमारे डोनर ने कमाया, अच्छा। उसको मैं नहीं ले सकता क्योंकि उसने किया। हाँ। हम इस सोशल वर्क को फुल प्रूफ तरीके से कर पाए, जी। ये हमारी उपलब्धि थी। हाँ। ओके, कि ग्राउंड पे सोशल वर्क हो सकता है जी। और उसको ट्रेस किया जा सकता है और फुल्ली ट्रांसपेरेंट मैनर में रिपोर्ट किया जा सकता है। हाँ। ये अगर आप देखो तो आज की डेट में एक अपने आप में यूनिक ऑफरिंग क्रिएट हो पाई जो इन लोगों की वजह से हो पाई। आप एक बात है ना बार बार जो एक आप रिपीट कर रहे हो कि सोशल वर्क था और फुल प्रूफ था। हाँ। क्यों, मतलब आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्यों सोशल वर्क क्या फुल प्रूफ नहीं होते? क्योंकि मैं खुद कॉर्पोरेट में मैंने एक बहुत लंबा अपने करियर का समय मैंने कॉर्पोरेट में बिताया है। बहुत सारे छोटे छोटे CSR का मैं पार्ट रहा हूँ, बहुत छोटे लेवल पे। हाँ। और हमने देखा है कॉर्पोरेट में CSR एक बहुत मुख्य हिस्सा होता है। तो आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि CSR जो होता है या कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स होते हैं फुल प्रूफ नहीं होते हैं? थोड़ा उसके बारे में मतलब आप बताओ। देखिए ये थोड़ा कंट्रोवर्सी हो जाएगा अगर मैं जी। ऐसा बोलूंगा कि बिल्कुल ही नहीं होते हैं। जी। मेरा ये मानना है कि कुछ तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जी। उसी के भरोसे देश चल रहा है। जी। ठीक है, सो ऐसा तो है ही नहीं कि लोग सोशल वर्क ढंग से नहीं कर जी। रहे, वरना देश सरकार के भरोसे नहीं चल रहा है। जी। हमारे आपके जैसे और अच्छे लोगों की वजह से देश चल रहा है। जी। सो वो सोशल वर्क होता है। हाँ। बट फिर सोशल वर्ल्ड अपने आप में अगर आप सिर्फ CSR की बात करेंगे ना, तो 25,000 करोड़ की इंडस्ट्री है हर जी। साल की। एक साल में सारे कॉर्पोरेट्स का मिला के 25,000 करोड़ 25,000 करोड़ CSR का फंड है। CSR का फंड होता है। जी। इसमें आप 15,000 करोड़ जो फॉरेन डोनेशंस आती है वो और ऐड कर सकते हो। जी। तो इट इज लाइक 40,000 करोड़ करोड़ का मार्केट है, अगर हम मार्केट वर्ड यूज करना जी। चाहे अभी एक मिनट जो हम के लोग लिए, अपने स्टार्टअप में जो जिसको बोलते हैं कि इसका $5 मार्केट बिलियन साइज का मार्केट कहा जाएगा। तो हम जी। $5 बिलियन ऑफ सोशल मार्केट की बात कर रहे हैं। सो उसमें फिर हर टाइप के लोग आ जाते हैं जब उन्हें दिख रहा होता है। बस प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम एक कमर्शियल मार्केट की बात करते हैं ना, जो ये ब्रांड्स या जो अपने कॉर्पोरेट्स हैं जहां आपने भी जॉब किया है वगैरह, वहां तो सब फुल प्रूफ होता है, क्योंकि आपको सैलरी मिल रही है, कोई प्रोडक्ट बिक रहा है, उसकी रेवेन्यू आ रही है, प्रॉपर अकाउंटिंग हो रही है। बट सोशल वर्ल्ड में मुझे ऐसा लगता है कि एक लेवल के बाद तो सब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। इट्स मोर अबाउट फोटोज दैट आप अच्छा काम कर रहे हैं, पीछे बैनर लगा हुआ है वगैरह वगैरह। तो थोड़ा सा फोटो वाला कार्यक्रम ज्यादा हो जाता है। रियल में वो बेनिफिट नीचे पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, कंटिन्यूअसली पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उसकी ट्रैकिंग पे कोई इतना ध्यान नहीं देता है।
यू नो आपका माल पहुंच रहा है तो आपको हर मिनट की ट्रैकिंग मिल रही है। करेक्ट। उबर आ रही है तो आपको पता है कि वो गेट के बाहर आ गई है। हाँ। बट कभी भी आपने, आपके जो भी CSR का एक्सपीरियंस है, यू नो आप बोले जी। थोड़ा बहुत, आपने कभी देखा क्या सारा, यू नो आपने बोला कि यू नो 2000 बच्चों को बुक्स बंटनी है, तो कभी वो 2000 बच्चों की लिस्ट मांगी क्या आपने? डेट एंड टाइम पूछा क्या कि कब बटी थी और किसको कौन सी दी, और वो बच्चों का नाम क्या है, वो लोकेशन कौन सी है? करेक्ट। कुछ मांगा क्या आपने प्रूफ? हम लोग, क्योंकि शायद हम लोग अपना गिल्ट खत्म करने में इतना लगे रहते हैं कि यार अपना काम है कि अपनी जेब से पैसा सामने वाले की जेब में रखा कि भाई ये मेरे बिहाफ पे करेगा। हाँ, ये ऑलमोस्ट मंदिर में पैसे चढ़ाने जैसा है हाँ। कि मैंने भगवान को दे दिया ना, अभी मैं अब मेरा काम हो गया। हाँ, जो कोई गलत नहीं है, मैं जी। बस ये बोल रहा हूँ कि भगवान वाली बात तो चलती है, जी। जी। राइट? बट जब सोशल वर्क कर रहे हो ना यार, मांग लो ना 2 प्रूफ, राइट? कुछ उसके हाँ। लिए भी एक बजट रख लो, क्योंकि अभी आप बोलोगे ना किसी को कि वो करना है मुझे, तो वो बोलेगा सर इसका बजट अलग लगेगा, हाँ। एंड वो बजट का आंसर आपका यस होना पड़ेगा, जो काफी बार नो भी होता है लोगों का, हाँ। कि इसमें खर्चा करने की जगह, ट्रैकिंग करने की जगह तो मैं 4 बुक्स और 4 बच्चों को और हेल्प कर देता हूँ। जी। मेरा ये मानना है कि 2% हमेशा एक इंश्योरेंस फी होती है काफी चीजों में, हाँ। हाँ। कुछ नहीं तो मनी ट्रांजैक्शन आजकल 3% पे होता है। करेक्ट। अगर इसके 2% भी आपने रख लिए ना आपकी डोनेशन के, फॉर दीज ट्रैकिंग पर्पसेस, आपका काम हो जाएगा और वो काम फुल प्रूफ होगा, और उसकी वजह से जो फायदा नहीं भी पहुंचा था ना, उसकी गारंटी मिल जाएगी। सो क्या लॉस हो जाता है वो तो दिखता ही नहीं है। कोविड में हमने काफी केसेस देखे कि इतना यू नो मशीनरी थी, मेडिकल इक्विपमेंट्स थे जो डोनेट हुए, जी। और उन सब में समझा सकता हूँ मैं कि कहाँ लूज हो रहा था चीजें, और जी। वो भी इंफॉर्मेशन एसिमेट्री की वजह से लूज हो रहा था। सो बहुत, ये सब बहुत डिटेल टॉपिक्स है, नहीं अभी नहीं, आप शुरू जरूर। करोगे तो। मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, तो क्या एज ए ब्रांड, मैं ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांड में आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या ब्रांड्स एनएक्सी पे भरोसा कर सकते हैं ओह या, कि अगर हम एनएक्सी को अपने CSR में इन्वॉल्व करते तो हमें फुल प्रूफ मिलेगा काम? हाँ बिल्कुल। सो अगर हमें CSR वर्क मिलता है तो हमारे पास तो ढेरों एग्जाम्पल है जिसमें हमने फाउंडेशंस को हेल्प किया है, जी। इम्पैक्ट असेसमेंट में हेल्प किया है, जी। क्योंकि हमारे साथ बेस्ट पार्ट क्या है कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड ह्यूमन नेटवर्क है और टेक्नोलॉजी है। जी। उस टेक्नोलॉजी की वजह से आपको सब दिखता है, कौन था बेनिफिशियरी, कहाँ मिला था, GPS स्टैंप है, डेट एंड टाइम स्टैंप है, उसके साथ क्या एक्टिविटी की गई थी, जो भी हमें स्कोप ऑफ वर्क दिया गया हो, जी। उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, वो सब आपको क्वालिटी चेक करने के लिए है। वैसे भी वो क्वालिटी चेक हमारे ऑफिस में होता है, ये जो ऑफिस भरा हुआ रहता है जी। वो उसमें काफी लोग क्वालिटी चेक करते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि क्वालिटी सही है। जब वो डेटा आपके पास जाता है, आपके पास पूरे मैप पे डैशबोर्ड में अच्छे से आप देख सकते हैं कि कब क्या हुआ था। किसी को भी फोन उठाओ और कॉल कर लो ना, आपको मुझसे भी पूछने की जरूरत नहीं है। इट्स इनबिल्ट ऑडिटेबल डेटा। नाइस। तो मतलब आप, जो आपने प्रॉब्लम की बात करी हाँ। कि CSR फुल प्रूफ नहीं होता है, आप उसका सॉल्यूशन भी दे रहे हो कि एनएक्सी आपको फुल प्रूफ करके देगा। हाँ। और इसके आप ऑलरेडी काफी प्रोग्राम्स आप कर चुके हो। हाँ। जिससे एक ब्रांड को, या वो सोशल कोई एक्टिविस्ट हो या गवर्नमेंट हो, हाँ। वो आप पे भरोसा कर सकते हैं कि अगर मैं एनएक्सी के पास गया हाँ। तो मुझे मेरा काम फुल प्रूफ मिलेगा। क्योंकि जो DNA है ना, जी। वो प्राइवेट कंपनीज के लिए बना था। क्योंकि जब हाँ। कंपनी चालू करी जी। तो मैंने सोशल वर्क के लिए तो नहीं करी, हाँ। हाँ। वो तो प्रोजेक्ट सुरक्षा की देन है कि जी। हमें समझ में आया कि यार ये भी पूरा मार्केट था। करेक्ट, व्हाई You नॉट। know, मैं तो उसी तरीके से देखता हूँ जी, you जी, know, जी। कि मैं तो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो डोनेट कर रहा है वो फिलैंथ्रोपी कर रहा है। हाँ। आप बोलोगे एनएक्सी कर रहा है तो कैसे बोल दूं मैं, कैसे क्लेम कर दूं जो उसने अचीव करा है। Exactly. जिसने, जो डोनेट करता है जी। उसका जी। दिल बड़ा है, हम तो फिर भी पैसे ले रहे हैं इसके। करेक्ट। बट जो DNA हमारा बना था वो ब्रांड्स के लिए बना था। जब हम हाँ। ब्रांड को गो टू मार्केट अप्रोच देते हैं कि आप कैसे एक नए इलाके में, ईस्ट उत्तर प्रदेश है, वहां पे 27 डिस्ट्रिक्ट्स है, 120 टाउन्स है, अब वहां आप बिजनेस कैसे एक्सपैंड करेंगे, जब हम वो बताते हैं उनसे, जब हम वहां का मार्केट डिस्कवर करके देते हैं, डिमांड की डिस्कवरी करके देते हैं, जी। ये सब फुल प्रूफ होना पड़ेगा, राइट? Correct. वरना एक बड़ा कस्टमर है, हम इतने सारे मल्टीनेशनल्स के साथ काम करते हैं, अगर वो वहां गए और वहां पे जो मैंने बोला वो नहीं मिला, हाँ। और वहां सपोज इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की ब्रांड है और वहां पे एक हलवाई की दुकान मिली, करेक्ट। या वो फोन लगाया और वो किसी और व्यक्ति ने उठाया, हाँ। तो हमारे को कुछ नहीं होगा ना, लाइक फिर तो हमारा Exactly. पूरा पर्पस ही डिफीट हो जाता है एज अ कंपनी। करेक्ट। उसे Correct. फुल प्रूफ करना था थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड ह्यूमन जी। नेटवर्क, तो ये सब शुरू किया।
हाँ, फिर प्रोजेक्ट सुरक्षा आया तो हमारा तो डीएनए फुल प्रूफ करने का था, हमने कर दिया। करेक्ट, और करेक्ट, अब हम चाहते हैं कि और सोशल वर्क आए जो एग्ज़ैक्टली, फुल प्रूफ किया जा सके। तो प्राइवेट भी कर रहे हैं, सोशल भी कर रहे हैं। गॉट इट। मतलब जो शुरुआत हुई थी प्राइवेट और कॉर्पोरेट्स के लिए, हाँ। और क्योंकि हम लोग एज़ ए बिज़नेस शुरू हुआ था, तो हमने स्ट्रक्चर को हमेशा फुल प्रूफ बनाया था, यस। और इवेंचुअली वही फुल प्रूफ हमें काम आया हाँ। जब हमारे पास इस तरह के सोशल काम आने लगे। गोविंद भाई, हम लोगों ने डिजिटल रनर की मदद से आई थिंक आप वो लास्ट माइल तक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ब्रांड्स की मदद कर पाए। बट इवेंचुअली शुरुआत कैसे हुई? हाउ डिजिटल रनर या एनएक्सी ये चेंज कैसे हुआ? मतलब ये पूरी शुरुआत कैसे हुई? हाउ डिड दिस होल स्टोरी स्टार्टेड? सो ये मेरा सेकंड वेंचर है, डिजिटल रनर्स। जी, इससे पहला वाला जो वेंचर्स था उसे हम अनेक्सी टेक्नोलॉजीज कहते थे, जी, जिसमें हम बायोमेट्रिक्स में काम करते थे। ओके, उसमें थोड़ा न्यू इनोवेशन भी किया था, वेन रिकग्निशन टेक्नोलॉजी है, उस पे काम कर रहे थे हम। वेन, हाँ, यानी ये जो वेन पैटर्न होता है, आपका हाथ अगर हम मुट्ठी बनाएंगे और ये जी, जो वेन पैटर्न है, ये ओके, यूनिक होता है सारे इंडिविजुअल्स में पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड, ओके, दोनों हाथों में। सो हमने एक टेक्नोलॉजी बनाई थी जिसमें वेन पैटर्न कैप्चर किया जाता था और ह्यूमन बींग्स को रिकॉग्नाइज किया जाता था, जैसे फिंगरप्रिंट और आइरिस में होता है हाँ, हाँ, वैसा। और इस पे हमारे पास यूएस पेटेंट भी है हमारे नाम वाओ! पे। लेकिन ये कभी किसी क्लाइंट के लिए यूज़ किया आपने? प्रोटोटाइप लेवल तक पहुंच पाए थे जी, फर्स्ट वेंचर में जब हम इस पे काम कर रहे थे। हाँ, हाँ, और इसके काफी यूनिक फीचर्स थे जिसकी वजह से ये इम्पोर्टेंट था। बट 2006, 2007, 2008 जब हम ये काम कर रहे थे, तब इनिशियल फंडिंग तो मिल गई थी, बट वीसी फंडिंग 2008 के मेल्टडाउन की वजह से नहीं मिल पाई थी। गॉट इट, तो हम इसको स्केल अप भी नहीं कर पाए थे। हाँ, हाँ, आज अगर देखें, इनफैक्ट 2017 में मैं सिलिकॉन वैली में था, डिजिटल रनर्स पिच कर रहा था। जी, तब लोगों को जब बताया कि वेन पे काम कर रहे थे, हाँ, हाँ, तो सिलिकॉन वैली में भी लोगों को लगा इट वाज टू अहेड ऑफ इट्स टाइम। हाँ, सो आप सोचिए 2017 में जी, एक सिलिकॉन वैली का इन्वेस्टर बोल रहा है कि दिस इज टू अहेड ऑफ इट्स टाइम, और हम ये करीबन 10 साल पहले अहमदाबाद जैसे शहर में वो टेक्नोलॉजी बना रहे थे। वाओ! वो सीरियसली टू अहेड ऑफ इट्स टाइम था। और ऐसा मैंने एक बार नहीं, 2-3 बार ऐसी चीजें की है विच आर टू अहेड ऑफ इट्स टाइम, इंक्लूडिंग जो हमने आधार में काम किया। ओके, तो वहाँ से हाउ डिड दिस स्टार्टेड? आप वेन्स कर रहे थे, हाँ। व्हिच वाज़ पार्ट ऑफ द बायोमेट्रिक, जिससे किसी की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प होती है। करेक्ट। वहाँ से डिजिटल रनर कैसे हुआ? ओके, सो वेन के लिए फंडिंग सेकेंड राउंड की नहीं मिली, जी, तो हमें फिंगरप्रिंट करना पड़ा। जी, फिंगरप्रिंट जब कर रहे थे 2010 हो गया, तब जी। आधार डिक्लेयर हो गया। जी, हमने सोचा आधार में काम करते हैं, जी। हमारे पास इतनी एक्सपर्टीज है बायोमेट्रिक की। हाँ, तो वो काम जब शुरू किया, तो वो अगेन 2011 में हमने सोचा, मेरा आधार 2011 में बन गया था, ओके, और हम चाहते थे कि हम आधार ऑथेंटिकेशन, आधार बेस्ड ई-केवाईसी सर्विसेज सेल करें, ओके, और 2011-12 में ही सेल कर दें, बट इट वाज अगेन टू अहेड ऑफ इट्स टाइम। जब तक जियो नहीं आया ना 2015 एंड तक, तब तक कोई जी। पूछने वाला नहीं था आधार को। मतलब आप सोच रहे थे कि जो आधार के लिए ई-केवाईसी करना पड़ता है, हाँ। वो आप हेल्प करें। हाँ, वो हम ई-केवाईसी सॉफ्टवेयर करना- हार्डवेयर दोनों देंगे। जी, आप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर देंगे, ताकि आधार को जो ई-केवाईसी करना होता है, बायोमेट्रिक करना होता है, वो उनका काम आसान हो पाए। आधार से जो करना आधार होता से, हाँ, है। आधार बनाने वाले तो बहुत बड़े हैं, सो वो तो बहुत सॉलिड काम है। जी, बट उस आधार यूज करके ई-केवाईसी और केवाईसी करना, केवाईसी और ऑथेंटिकेशन भी एक चीज होती है, वो जी। भी करना, वो हम सर्विस देना चाह रहे थे। जी। तो वो जियो के आने के बाद क्या बदलाव आया? सो जियो ने एक्चुअली पूरे वर्ल्ड को बताया हुँ, कि आधार को यूज कैसे करना था। कैसे एक टेलीकॉम कंपनी, एक प्रॉपर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन आधार यूज करके कस्टमर की डिजिटल ऑनबोर्डिंग कर रही थी, जी, जिसके लिए उन्होंने करीबन 20,000 लोग हायर किए पूरे भारत में। 2015-16 की बातें हैं ये हुँ, सब। हुँ, हुँ, और उनको, वो यूथ को, फील्ड एग्जीक्यूटिव्स को फोन दे दिया, एक फिंगरप्रिंट स्कैनर दे दिया, वो घर घर ऑफिस ऑफिस गए और लोगों को ऑनबोर्ड किया रिलायंस जियो पे। जी, वो ट्रूली वर्ल्ड क्लास डिजिटल ऑनबोर्डिंग थी, पेपरलेस थी, कॉन्टैक्टलेस थी, ऑलमोस्ट कैशलेस थी, ट्रूली डिजिटल, ट्रूली वर्ल्ड क्लास। जी, उससे पूरे भारत को, भारत की सभी कंपनियों को समझ में आया कि आधार को यूज कैसे करना था। और जब तक वो नहीं हो पाया ना, तब तक किसी को वैल्यू नहीं दिख रही थी आधार की। करेक्ट। और ये समझने के बाद
आपकी जर्नी में क्या बदलाव आया? यस, वो आंसर रह गया। तो अभी क्या हो रहा था कि जब ये हुआ ना, और ये 2016 का समय है, जी, राइट? सो अगर आपको याद हो तो ऊबर भी उसी वक्त आया था। जी, सो ऊबर, ओला, जोमैटो, स्विगी सब चालू हो रहे थे उस वक्त, जी, ठीक है? ये सब ऑन डिमांड इकोनॉमी कहलाते हैं। बटन दबाइए, चीज आ जाएगी, जी, राइट? सो और ये पूरे एसेट लाइट है, ना आपकी कार, ना आपका ड्राइवर, बट पूरा मार्केट आपका, जी, राइट? सो हमें बड़ा मजा आ रहा था यार कि यार ये सही है। उस वक्त हर कोई ऊबर ऑफ समथिंग कर रहा था, ऊबर ऑफ हाउसकीपिंग, ऊबर करेक्ट, ऑफ लॉन्ड्री, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। जी, हमने सोचा ऊबर ऑफ EKYC, राइट, हाँ, कि वो दे देते हैं करने का। जी, तो अब उसको करने के लिए आपको नेटवर्क चाहिए होता है, ड्राइवर का नेटवर्क, इसका नेटवर्क, आपको बनाना पड़ेगा ना। फूड डिलीवरी है तो हाँ, डिलीवरी बॉयज का नेटवर्क, वो कौन करेक्ट, बनाएगा? उसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं। ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग आप जाते हुए देख रहे हो, बर्न होते हुए देख रहे हो, जी, तो भाई ये बर्न नहीं होती है, बेसिकली वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है, करेक्ट, राइट? सो बट हमारे पास तो उतने पैसे थे नहीं कि हम ये कर पाए। तो वहां हमने हमारे आधार के जो एनरोलमेंट ऑपरेटर्स थे, सो अगर आपको याद हो 2015 एंड तक 100 करोड़ भारतीय आधार पे रजिस्टर हो गए। उनको रजिस्टर कराने वाले लोगों का नाम था आधार एनरोलमेंट ऑपरेटर्स। जी, कुछ 4 लाख लोग जो पूरे भारत पे ट्रेन किए गए लोगों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधार पे, हाँ, हाँ, उनको हम फिंगरप्रिंट स्कैनर बेचते थे, हाँ, तो हम उन्हें जानते थे। 2015-16 जब ये सब बदल रहा था, तब हमें लगा कि हमें ट्रेन मैन पावर चाहिए, करेक्ट, खुद तो बना नहीं पाएंगे, हाँ, यहाँ बना हुआ रखा है। पूरा फैला हुआ चाहिए पूरे भारत में, हम बना नहीं पाएंगे, यहाँ फैला हुआ था, तो सिर्फ डॉट्स ही तो कनेक्ट करने थे। गॉट So we इट, just connected the dots, started a new company called Anaxi Digital Runners. डिजिटल रहेंगे हमेशा। The idea was फिंगरप्रिंट स्कैनर लेके जाएगा बंदा, फोन लेके जाएगा, जेब में भरेगा और बस गाड़ी चलाएगा और रन, यानी बेसिकली रनर है बट काम डिजिटल है। हम हाँ, कोई भी मटेरियल इधर से उधर पिकअप ड्रॉप कुछ नहीं करेंगे, हम कोई लॉजिस्टिक कंपनी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट डिजिटल आउटरीच टू इंडिया। दैट्स व्हाई इंडियाज रीच इंजन। द आइडिया इज, मैं आपको 100 तरीके बता सकता हूँ कि कैसे सिर्फ डिजिटल रह के आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो एज अ कंपनी, एज अ ब्रांड। नाइस। मतलब आपने एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी, जो एक फाउंडर का धर्म होता है, या कि आपको दिखा कि आधार कार्ड एनरोलमेंट जिनका काम अब तकरीबन खत्म हो चुका है। बिल्कुल हो चुका था, 100 करोड़ थे, बस हो गया। जी, तो आपको समझ में आया कि ये ट्रेंड लोग हैं, इनकी ट्रेनिंग वेस्ट नहीं होनी चाहिए। करेक्ट। आपने उनको उठाया और आपने उनको बना दिया डिजिटल रनर, ताकि आप इंडिया का सबसे बड़ा रीच इंजन बना सकें। सो हम डे 1 26 स्टेट्स में ऑपरेट करना शुरू किया, 540 डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए, करीबन 11,000 पिन कोड्स कवर किए। 11,000 पिन कोड्स। या क्योंकि चैलेंज सिर्फ ये था कि हिंदी स्पीकिंग कर सकते थे। अब साउथ इंडिया टीम बिठाना, पूरी साउथ इंडिया की 5-6 लैंग्वेजेस हैं जिनको केटर करना, वो मुश्किल दिख रहा था। तो सोचा जितना हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है उतना कवर करते हैं। डे 1 लॉन्च किया 26 स्टेट्स। लेकिन अगर ऐसे मैं ब्रांड समझने की कोशिश करूं, वो कौन से ब्रांड्स हैं जो एनएक्सी की वेबसाइट खोल के या जो गोविंद भाई को रीच आउट कर सकते हैं? आप कौन से ब्रांड्स को हेल्प कर सकते हो, कैसे और कहां तक? ओके, जी, कौन है आपके कस्टमर्स? मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जी जी जी। यूजुअली अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, अगर जी। आप क्लोथिंग है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है, जी कुकवेयर है, फुटवेयर है, मोबाइल एसेसरीज है, कुछ भी हार्ड प्रोडक्ट, जो सबसे आसान है समझने के लिए, मैं सर्विसेज भी बोल सकता था बट सर्विसेज को 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं। जी सिर्फ हार्ड प्रोडक्ट्स अगर आपके पास है जो रिटेल स्टोर पे बिकता है, जी। हमारे भारत में हर डिस्ट्रिक्ट तालुका में खूब सारा रिटेल मार्केट है, दुकानें हैं। उन दुकानों में कुछ ना कुछ माल बिकता है। हाँ। वो माल कोई ना कोई कंपनी बनाती है। हाँ। कोई बहुत बड़ी ब्रांड होती है, कोई छोटी होती है, कोई लोकल होती है, कोई कुछ होता है जी। बट उनका माल वहां बिकता है, राइट? सो डिमांड पूरे भारत में है जी। सो अभी जैसे हमने एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, करीबन 60 इयर्स ओल्ड ब्रांड है। ओके। और वो उनको नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड होना है। सो उनका रिक्वेस्ट आया था कि उनको ईस्ट यूपी में एक्सपैंड होना है। अब एक सिंगल लाइन रिक्वेस्ट थी कि हमें ईस्ट यूपी में एक्सपैंड करना है, अनैक्सी क्या कर सकती है? हमें बस यही चाहिए, आप बस बता दो कि ये आपका प्रोडक्ट है और बस आपको कहाँ जाना है, थोड़ा सा आइडिया।
जी। आप कुछ भी नहीं बोलोगे तो मैं भी बता देता कि आप यूपी जाओ, ईस्ट में जाओ कि वेस्ट में जाओ, जी। बट अगर आप बोल रहे हो कि ईस्ट यूपी, हम देख लेंगे कि अभी ईस्ट यूपी है तो उसमें 27 डिस्ट्रिक्ट्स है, जी। उसके अंदर फर्दर अंदर जाएंगे और प्रोडक्ट देखते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एकदम विलेज लेवल पे ही पहुंच गए, जी। हम पहुंच सकते हैं बट इसके लिए नहीं, इट्स इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस ब्रांड। सो तालुका लेवल तक जाएंगे, मेजर टाउन्स तक जाएंगे। सो 27 डिस्ट्रिक्ट्स में 120 टाउन्स है ईस्ट उत्तर प्रदेश में। अब वहां पे हमने सबसे पहले एक 3 स्टेप गो टू मार्केट स्ट्रेटजी क्रिएट करी ओके। इस ब्रांड को देखते हुए कि सबसे पहले तो इन सारी जगहों पे जाएंगे फिजिकली हमारे रनर्स के थ्रू। करीबन जी। 300 डिजिटल रनर्स डिप्लॉय किए इस प्रोजेक्ट पे, ओके। और वो हर ऐसी सिटी पे गए और उन्होंने गली गली घूम के बाइक पे सारी शॉप्स आइडेंटिफाई की जो इलेक्ट्रॉनिक्स या कुकिंग अप्लायंसेस सेल करती हैं। पहले हम उस स्टेप को मैपिंग बोलते हैं ओके। कि भाई सिर्फ डिस्कवर करना है कि यहाँ स्टोर है। जी। वो एक बार डिस्कवर हो गया तो हम एक नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं कि प्रोफाइल करेंगे। ओके। प्रोफाइलिंग का मतलब है कि थोड़ा और अधिक जानने की कोशिश करें कि वो रिटेलर कौन है, कब से बिजनेस कर रहा है, कौन सी ब्रांड्स में डील कर रहा है, हमारी वाली ब्रांड में डील कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि नाम ही नहीं सुना, हाँ। राइट, कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरीज में डील कर रहा है, सो दैट थोड़ा एस्टिमेट लग पाए कि कितना बिजनेस मिलेगा हाँ। इस रिटेलर से भी और इस सिटी से भी। जी। ये दो एक्सरसाइज को हम मैपिंग एंड प्रोफाइलिंग कहते हैं, जो हम सबसे पहले करते हैं। उससे जी। हमें सारा डेटा स्क्रीन पे आ जाता है। सो अगर आप बैंगलोर में हेडक्वार्टर्ड हैं जी। तो आप अपनी स्क्रीन पे 120 120 डैशबोर्ड्स देख सकते हैं, जिसमें आप सिटी सिलेक्ट करोगे और आपको दिखता जाएगा कि इस सिटी में कैसा मार्केट है, कितने ए कैटेगरी स्टोर हैं, कितने बी हैं, कितने सी हैं, दिखते कैसे हैं, एग्जैक्टली स्टोर की फोटोज आती हैं, स्टोर के अंदर की फोटो आती हैं, पूरी डिटेल दिख रही होती है। जी। आप एनालाइज कर सकते हो कि ये मेरे लिए काम का है कि नहीं है, Got it. राइट। जरूरी नहीं है कि ये पूरी एक्सरसाइज के बाद 120 सिटीज में जाके बिजनेस चालू कर दिया, हाँ। आप पिक एंड चूज कर सकते हो। वहीं हम एम्फसाइज करते हैं डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग पे, जो पूरा पर्पस है कि आप उस डिमांड को पहले देख पाओ, फिर अपना दिमाग भी लगाओ साथ में, हाँ। एंड देन डेटा बैक डिसीजन मेकिंग करो। ऐसा मत Okay. करो कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला वो बात सुन ली, आपका एरिया मैनेजर क्या बात बोल रहा है उसको सुन लिया, क्योंकि इन सब का नजरिया काफी नैरो होता है, हाँ। राइट। अच्छा काम करते हैं जी। बट एज अ ब्रांड, ऐसी बड़ी कंपनी, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। हाँ। चाहे वहां से बिजनेस आ रहा हो या ना आ रहा हो, आपको इंडस्ट्री की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जी। हम वो सबसे पहले लाके देते हैं। अभी Correct. एक भी माल बिका नहीं है और थोड़ा खर्चा हो चुका है, हाँ। बट ये गो टू मार्केट अप्रोच का हिस्सा है। करेक्ट। एक बार ये क्लियर हो गया, अब हम पिक एंड चूज कर सकते हैं कि नहीं यार, अपन तो सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट में ही काम करेंगे, बाकी को बाद में करेंगे। समझा। इट्स अ डेटा बैक डिसीजन मेकिंग। पहले ये 5, फिर ये 5, फिर अगले 5, कोई जल्दी नहीं है। डिपेंड, अगर आपके पास बजट बहुत ज्यादा है तो सारा कर लेंगे एक साथ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पूरा भारत दे दो, अनेक्सी सॉल्व कर देगा, राइट। सो मैं तो चाहता ही हूँ कि सारी ब्रांड्स पूरा बिजनेस टियर 2 टियर 3 टियर 4 का तो हम ही दे दें, राइट। वो दिन आएगा, जरूर आएगा, राइट। तब तक ये भी ब्रांड है, ये कर दिया, सब वो पता लग गए कि कितनी शॉप से कहाँ है, हमने एक क्राइटेरिया से कर दिया। उसके बाद हम थर्ड स्टेप करते हैं ऑर्डर टेकिंग, कि हम उन शॉप्स पे जाएंगे और रेवेन्यू भी जनरेट करके देंगे। क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, अब मैं इस ब्रांड को बोलूंगा नहीं चलो ये हो गया, ये डिस्कवरी हो गई, अब आप देख लो अपने हिसाब से, तो वो बात खत्म नहीं होती है। आप उसको मैपिंग, प्रोफाइलिंग, एक लास्ट माइल तक कहाँ डबल डाउन करने हैं एफर्ट्स, वहां तक आप उसको मदद कर देते हैं ब्रांड को। और ऑर्डर टेकिंग करेंगे तो रेवेन्यू जनरेशन भी, ऑर्डर टेकिंग में रेवेन्यू भी जनरेशन। हाँ, मेरा तो मानना है कि भारत में करीबन 700 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एज अ ब्रांड आप किसी से भी बात कर लो, जी, 100 भी टच नहीं किया है एज फार एज डायरेक्ट आउटरीच इज कंसर्न। हाँ, जहाँ डायरेक्ट कंपनी का बंदा ही जा रहा है, कंपनी का रीजनल मैनेजर ही फोकस कर रहा है। बड़ी से बड़ी कंपनी में ऐसा है जी। मैं कहता हूँ कि आप ऐसा करो, 100 और रख लो, 200 250 रख लो, ठीक है। भारत में तो टोटल 750 है इनफैक्ट। जो बाकी 500 डिस्ट्रिक्ट है वो हमें दे दो, हम वहाँ बिजनेस भी खड़ा कर देंगे, वहां से ऑर्डर भी ला देंगे, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटर डिलीवर कर देगा। लॉजिस्टिक्स तो आजकल कोई चैलेंज है ही नहीं। बात है डिमांड जनरेशन की, डिस्कवरी समझना पहले तो वो वहाँ पे करना डिमांड है। की जरूरत भी है हाँ, कि नहीं है, वो सॉल्व करना है, धीरे धीरे करना है, डेटा बैक करना है, फुल विजिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ। और वो एनएक्सी कर रहा है। वो हम कर रहे हैं।
उसमें आपने बात करी कि हम लोग डिजिटल रनर का यूज़ करके कैसे रूरल इंडिया तक पहुंच सकते हैं, बट एज ए ब्रांड वो नोशन समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या बिजनेस को वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत भी है। तो एज अ क्योंकि आप एनएक्सी में आई थिंक वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करें लास्ट माइल से जाने हाँ। की, तो क्या ज़रूरत है भी सही? जैसे अब रूरल इंडिया बोलते हैं ना, सो जी। एक तो जब भी ब्रांड कोई ठीक ठाक बड़ी ब्रांड या आजकल के स्टार्टअप जब रूरल इंडिया बोलते हैं ना, तो वो जी। सिर्फ स्टेज पे खड़े होते हैं जी। तब बोलते हैं। जी। ओके, इन्वेस्टर को भी अच्छा लगता है सुनने में, पैसे भी, फंडिंग भी मिल जाती है, जी। तो कूल लगता है। बट जैसे ही स्टेज से उतरते हैं बोलेंगे कि बस टॉप 20 सिटीज में बिजनेस करना है, वहीं खत्म नहीं हुआ हमारा बिजनेस, या वहीं हाँ। अभी सैचुरेशन नहीं आया है, नीचे क्यों जाना है। हाँ। बट रूरल हर कोई नहीं जाता है। अगर आप एक एग्रीटेक कंपनी है, आप एक हाँ। एग्रीकल्चरल अप्लायंस या कुछ बना रहे हैं, जी। या भी आजकल मैं क्लाइमेट भी बता सकता हूँ आपको कि जी। वहां पर रूरल का स्कोप है, जी। तब सेंस है, तब आप रूरल जाओगे, गांव गांव तक जाओगे। जाओगे। बट आप अगर एक अप्लायंसेस की कंपनी हो, क्लोथिंग ब्रांड हो, मोबाइल रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट है आपका, तो आप बस तालुका लेवल तक जा सकते हो। बट उससे भी बड़ी बात यह है कि लोगों को भारत की ज्योग्राफी शायद समझ में नहीं आती कि भारत में करीबन 750 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ओके, वो डिस्ट्रिक्ट अपने आप में बड़ी होती है, एक एक डिस्ट्रिक्ट से एक एमएलए खड़ा होता है, राइट। और आज की डेट में अराउंड 500 प्लस जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े होते हैं, राइट। जी। ये सिर्फ कोई टॉप 20, 30, 40 सिटीज से नहीं आते हैं, जी। नीचे भी मार्केट है। करेक्ट। उसी को पहले ध्यान दे दो। पहले तो आप सारी डिस्ट्रिक्ट पे ही चले जाओ और डिस्ट्रिक्ट टाउन तक ही चले जाओ, फिर नीचे का भी स्प्लिट है, जी। जिसमें आप तहसील लेवल पे जा सकते हो, तालुका जिसे कहते हैं, और उसके आप उसके टाउन तक जा सकते हो। फिर आपका प्रोडक्ट अगर आपको अलाउ करता है, तब आप गांव तक जाओगे। बट सिंस लोग ये पूरी ज्योग्राफी ढंग से नहीं देख पाते हैं, या उन्हें वो चैलेंज लगता है, ज्योग्राफी एज अ बैरियर साउंड करता है या दिखता है, तब वो अटक जाते हैं। एनेक्सी उसी थॉट को, वी वांट टू रिमूव ज्योग्राफी एज अ बैरियर फॉर ग्रोथ। हाँ। ओके, सो अगर आपका बिजनेस है जो जिस लेवल तक, और आपका बिजनेस जिस लेवल तक जाएगा वहां जाएंगे। करेक्ट। तो मतलब एक ब्रांड को वहां तक पहुंचना जरूरी है, अगर बट ऑब्वियस उनका गो टू मार्केट, उनके प्रोडक्ट किस तरह का है, उस पर्टिकुलर हाँ। जो जियोग्राफी में उस प्रोडक्ट का कितना यूज है। भाई एक बहुत बड़ा नोशन भी अभी चल रहा है, जैसे पिछले एक दशक में हम लोग बात करते थे डिजिटल प्रोडक्ट्स की, D2C की, लेकिन अब समझ में आया है कि ऑनलाइन आप सिर्फ 20-30% मार्केट ही कवर कर सकते हो। हाँ। ऑफलाइन आना बहुत जरूरी है। सही है। आप क्योंकि इस तरह के नोशन से रोज वाकिफ होते होंगे, हाँ। तो एज ए ब्रांड, एज ए ओनर ऑफ एनएक्सी, आप इससे आपको कितना सही लगता है ये कि सिर्फ ऑफलाइन से धंधा नहीं बनेगा, सिर्फ ऑनलाइन से धंधा नहीं बनेगा, ऑफलाइन भी उतना ही जरूरी है? या देखिए, ऑफलाइन तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही एक जगह है जहां कंट्रोल आपके हाथों में है। वरना ऑनलाइन में आपने अपने आप को गिरवी रख रखा है अमेजोन और फ्लिपकार्ट के पास। ठीक है। हाँ। आपकी ब्रांड कब आपकी ब्रांड से अमेजोन बेसिक्स हो जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। हाँ। ओके, वो होना ही है अगर आप कुछ भी ढंग का काम कर रहे हो। जी जी जी। और वो बिक रहा है। तो ये जो इतने सारे B2B मार्केट प्लेसेस बने हैं, हाँ। जो आपको बोलते हैं कि हम आपको रीच लेंगे, हम Correct. आपको करेंगे, एंड ऑफ द डे वो आपका प्रोडक्ट जानना चाहते हैं, उसकी क्वालिटी जानना चाहते हैं, और फिर कस्टमर्स जानना चाहते हैं कौन खरीद रहा है। ये तीनों चीजें जिस दिन समझ में आ जाता है, उसके अगले दिन अमेजोन बेसिक्स बाहर आ जाता है। और ये तो जग जाहिर है, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। जी जी। और ये सिर्फ ऑनलाइन में नहीं, ऑफलाइन में भी हुआ है। तो हाँ। कल को आप शॉपर स्टॉप है, या आप बिग बाजार थे, जी या आप आज जियो मार्ट हैं, जी। सबका एंगल प्राइवेट लेबल निकालने का ही है। हाँ। तो सिर्फ अमेजोन को ब्लेम नहीं करना चाहिए, ऑफलाइन में भी आपके साथ ये होगा। ओके, तो ना आप ऑनलाइन बड़े पोर्टल पे डिपेंड कर सकते हो, जी ना आप एक बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन चेन पे डिपेंड कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही किसी दिन आपको खाने के लिए बैठी हैं। ओके, जी। अगर आपको बचे रहना है, हाँ। तो आपको डिस्ट्रीब्यूटेड होना पड़ेगा। आपको एक डिस्ट्रीब्यूटेड रिटेल नेटवर्क तक जाना पड़ेगा, राइट। सो तब आपकी रीच स्प्रेड अक्रॉस होगी, जिसे किल करना, उस ब्रांड विजिबिलिटी को किल करना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। तो हमारे साथ काम करना आपकी मजबूरी होने वाली है। इट्स ओनली सूनर और लेटर यू डिसाइड।
आपने ज्ञान तो दे ही दिया कि Yeah. ऑनलाइन या ऑफलाइन में कैसे बचे रह सकते हैं, और एक आपकी जो एक पिच थी वो भी बहुत क्लियर समझ में आ गई कि कैसे अगर मैं एक ब्रांड हूँ और मुझे अपना डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा करना है तो कैसे मुझे एनएक्सी हेल्प कर सकता है। Yes. सो गोविंद भाई, हम लोग जब सीएसआर की बात करते हैं ना, तो सीएसआर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी चल रहा है क्लाइमेट कंट्रोल की। हम लोग क्लाइमेट को कैसे मदद कर सकते हैं, तो क्या एनएक्सी क्लाइमेट में भी काम कर रहा है या कर चुका है? क्या Yeah. हो रहा है एनएक्सी में Right. क्लाइमेट वाली कैटेगरी में? So क्लाइमेट हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह बन के आया है। जी। ऑलमोस्ट लाइक 1 साल से हम इसमें काम कर रहे हैं। कटसी मेरा एक फ्रेंड है नीलेश सचदेवा, जिसको मैं ड्यूली क्रेडिट देना चाहता हूँ, जो इस ऑफिस में आया, हमको बताया कि कार्बन क्रेडिट कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, कम्युनिटी बेस्ड सॉल्यूशंस। उसमें एक सॉल्यूशन होता है कुक स्टोव रिलेटेड, इम्प्रूव कुक स्टोव। गांव में चूल्हा होता है जी। जो काफी लकड़ी जलती है, उसके अंदर धुआं बहुत निकलता है। तो एक अच्छा सोल्यूशन निकाला गया है इम्प्रूव कुक स्टोव नाम से, जी। जिसमें प्रॉपर वुड कंजम्पशन होता है, उसकी वजह से 50% कम वुड जलता है, कम धुआं निकलता है, और उसकी वजह से कार्बन एमिशन कम होता है। ओके। राइट। सो इसके कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं। जी। तो अब काफी कंपनीज हैं भारत में भी, वर्ल्ड में भी, जो चाहती हैं कि कुक स्टोव का डिस्ट्रीब्यूशन हो। अब ओके। कुक स्टोव का डिस्ट्रीब्यूशन आपके घर पे तो होगा नहीं, आप तो एलपीजी यूज करते हैं, प्रॉपर सिटी में रहते हैं, जी। सूरत में रहते हैं शायद। सो अभी वो होगा गांव में। जी। गांव के तो हम रनर हैं, गांव के मुखिया तो आप ही हैं। लाइक डिजिटल रनर्स हैं हमारे पास, जी। वो हमारे मुखिया हैं। जी। सो जैसे ही बात वो आ गई, तो फिर तो हमने कहा कि अब आपको दिखाते हैं हम फुल प्रूफ डिस्ट्रीब्यूशन। जी। सो लकीली हम इस वक्त करीबन 2 लाख कुक स्टोव भारत में बांट रहे हैं, कुछ अलग अलग स्टेट्स में। काफी बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है वैल्यू वाइज भी। जी। और सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट है कि हमारे रनर्स को लंबा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। ये 5 साल प्रोजेक्ट होता है, तो 5 साल तक चलता है। जो जो इन्वेस्टर है उसने आज तक ऐसा फुल प्रूफ क्लाइमेट का प्रोजेक्ट देखा ही नहीं है। क्योंकि क्लाइमेट के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि आप CO2 की बात कर रहे हैं, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, तो आप उसके सिर्फ तरीके को ही मेजर कर सकते हो, जो हम बहुत अच्छा करते हैं। तो मतलब जहाँ ब्रांड्स हैं जो क्लाइमेट कंट्रोल, कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने की कोशिश कर रही हैं, तो आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं कि आप उनको सही माध्यम से, सही जो आप कहते हैं लास्ट माइल तक ले जा पाएं, ताकि वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा के वो जो कार्बन फुटप्रिंट्स कम करना चाहते हैं वो कर पाएं। हाँ, यानी वहाँ कार्बन क्रेडिट, वो कार्बन न्यूट्रलिटी, वो बड़ा पूरा डिस्कशन है। जी। 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 बट फ्यूचर भी टेकन केयर ऑफ है ऐसा। हाँ। कल को सब कुछ आपने ड्रोन से डिलीवर कर दिया जी। और हमारे रनर्स को आपने कुछ हुआ, तो हमारे पास नया भी काम है। नाइस। नहीं, आई थिंक एज अ बिजनेस आपने सिर्फ बिजनेस को बिजनेस तक नहीं रखा है, बिकॉज आई थिंक ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि यार हमारा ही एनवायरनमेंट है, हमारा ही क्लाइमेट है, अगर हम इसमें सहयोग दे सकते हैं तो क्यों नहीं। हाँ, अगेन देखिए, मैं सहयोग नहीं देता, मेरा कस्टमर देता है, वो इन्वेस्टर होता है। मैं किसी का भी ड्यू क्रेडिट नहीं ले आप सिर्फ सकता। माध्यम है। मैं तो माध्यम हूँ। जी। हम हाईवे हैं, उस पे बहुत सारी चीजें चल सकती हैं। जी। जी। जितनी हमने बातें करी, मुझे भी मेरे लिए भी काफ़ी लर्निंग थी कि कैसे कॉरपोरेट्स एक लास्ट माइल तक पहुंच सकते हैं एनएक्सी की मदद से, कैसे सीएसआर प्रोग्राम्स को आप लोग हेल्प करते हैं, कैसे आपने एक इनसाइट ढूंढा आधार के डिस्ट्रीब्यूशन में, उससे अपना पूरा बिजनेस को खड़ा किया। सो लॉट ऑफ लर्निंग्स फ्रॉम फॉर मी, और मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, सुन रहा है, उसको भी समझ में आएगा कि कई बार जर्नी लंबी होती है, अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी पड़ती है, लेकिन आँख और कान खुले रखने पड़ते हैं। Yeah. कहाँ से कुछ समझ में आ जाए, कहाँ से क्या बात बन जाए। सो विद दैट इस डिस्कशन को अपन कंक्लूड करते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग इंदौर में हैं और ऐसा नहीं होगा कि हम शायद आखिरी बार करेंगे एनएक्सी का, जब अगला कोई बड़ा पड़ाव पूरा होगा शायद हम लोग वापस इस तरह से बैठेंगे। शायद मैं अगली बार कोई नई कैटेगरी होगी, जैसे आज हमने सीएसआर क्लाइमेट के बारे में बात करी, Sure, तो मैं आपसे एक और कैटेगरी पूछूंगा, अच्छा ये भी कैटेगरी, इसमें क्या बनाया आपने। ठीक है। सो गोविंद भाई, विद दैट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आपकी हॉस्पिटैलिटी के लिए कि हम आप ही के ऑफिस में शूट कर रहे हैं। रात को 11:30 बजे तक हमने ऑफिस की लाइटें ऑन रखी हुई हैं। नहीं, बहुत अच्छा है। इट्स अ कंप्लीट प्लेजर। इट वाज लाइक फन टॉकिंग टू यू थैंक यू सो मच। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। इट्स लाइक कैसा टर्न आउट होता है ये। जी। और इंदौर क्लीनेस्ट सिटी है, एंजॉय क्लीनलीनेस, वी आर 100%। वर्ल्ड क्लास।
in जी, that also. Exactly. Thank you so much, Govind bhai, Right. and all the best to you team. Right. Thank you. Namaste. दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी एक और जीता जागता उदाहरण है कि टियर 2 से भी बनाया जा सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपने जो कुछ भी सीखा इस वीडियो से उसको फटाफट कमेंट्स में डाल दीजिए। जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा उसको मंचेक्स की तरफ से मिलेगा एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट हैम्पर। दोस्तों जब जब आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करते हैं मुझे प्रोत्साहन मिलता है एक और नए शहर जाने के लिए और भी नई कहानियां सुनाने के लिए। इसीलिए कोई भी कंजूसी मत रखना। तो फिर बने रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए वाणी विद अडवाणी। थैंक यू वेरी मच।